Good afternoon, everybody. I hope you all have had your lunch. I'm sorry we are a few minutes late. So today, in today's life, we will be discussing about how to handle your menopausal or perimenopausal phase. तो आज हम बात करेंगे कि जब हम ये पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉज फेज को अंडरगो कर रहे हैं तो हमें इस फेज में आने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। जब ये फेज हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है, यानी कि आफ्टर 40, यूजुअली इट स्टार्ट्स इन मिड 40s, यानी कि 45-46 की एज पे हम कह सकते हैं कि ये स्टार्ट होना शुरू होता है, with exceptions. Sometimes in some female it starts in early 40s, but that is quite rare, like not that common. Usually it starts in mid 40s. तो जब ये स्टार्ट होता है बॉडी में और हमें जो सबसे पहले सिम्टम्स आने शुरू होते हैं वो यूजुअली हमारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी वाले सिम्टम्स जो हैं वो हमें सबसे पहले आने शुरू होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे मेंसेस के साइकिल में गड़बड़ी आने लगती है। अब जानना ये है कि क्या गड़बड़ी हो तो हमें एक्शन लेना है और क्या एक्शन लेना है। यूजुअली जो मोस्ट कॉमन है वो है पीरियड्स का लेट आना। जैसे कि अपनी जो भी आपका थ्रू आउट लाइफ पैटर्न रहा है उससे पीरियड्स लेट आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको 28 to 30 डेज पे हमेशा से पीरियड्स आते रहे हैं and you will start missing your date by 5 days or 10 days. तो जब ऐसा होता है तो सबसे पहले वुमन सोचती है कि ओ मेरा मेनोपॉज होने वाला होगा तभी लेट हो गया। इट कैन बी, बट सिर्फ इतना सोच के हमें छोड़ नहीं देना। What we have to start doing is the moment we realize कि हमारी डेट का पैटर्न चेंज हो रहा है, हमें सबसे पहला काम करना है मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना। यानी कि आप अपनी हर मेंसेस की डेट को कहीं नोट डाउन करना शुरू करें, फोन में करें, घर पे कैलेंडर पे करें, किसी डायरी पे करें, सो दैट यू कम टू नो एग्जैक्टली कि आपके पीरियड्स का पैटर्न हो क्या है। अगर वो लेट आ रहे हैं तो कितने दिन, 5 days, 7 days, 10 days, या हैव यू रियली एक्चुअली मिस्ड द एंटायर पीरियड, राइट? सो कीप अ मेंस्ट्रुअल कैलेंडर। अगर आपके पीरियड्स 5 से 7 दिन लेट हो रहे हैं और ब्लीडिंग अपने आप हो जाती है 5 से 7 दिन लेट होकर और ब्लड फ्लो भी नॉर्मल है, तो नथिंग टू डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ कैलेंडर मेंटेन करते जाओ। क्योंकि आज अगर 5 से 7 दिन की वेरिएशन है तो कल को कुछ और इरेगुलरिटी आ सकती है, which you should know. So अगर 5 से 7 दिन का डिले होकर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो आपको किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घर पे ही अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना शुरू करो, ताकि इसके अलावा कोई और बदलाव आता है तो आपको बताना है डॉक्टर को। पर अगर जो ये डिले है बहुत ज्यादा है, यानी कि 20 days और इवन you have missed the entire month or sometimes 2 months or 3 months, so that is an alarming sign. इतना delay, not alarming in the sense कि वो कोई harm है, but if it happens, you don't let that happen. I mean, don't wait for 3 months कि चलो 3 महीने नहीं आए, खुश है, कोई bleeding नहीं, कोई कुछ नहीं, मेनोपॉज हो रहा होगा, it's normal. No. वेट फॉर 15 days। अगर 1.5 महीने तक आपको पीरियड नहीं आया तो सबसे पहला काम, चेक, डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट, बिकॉज एनीवेज यू हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, गो टू अ डॉक्टर। द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू अ मेडिसिन जिससे कि आपको विड्रॉल भी हो जाए, जो पीरियड आपका रुका हुआ है वो आ जाए। देयर इज नो पॉइंट वेटिंग फॉर 2 months 3 months कि चलो मेनोपॉज हो रहा होगा, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, ये एटीट्यूड नहीं रखना। जैसे ही हफ्ता 10 दिन 15 दिन लेट होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, और अगर नेगेटिव है या इवन पॉजिटिव है तो
डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन देके, हाँ अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव भी है तो जस्ट डोंट अज्यूम कि चलो प्रेगनेंसी तो नहीं है और मीनोपॉज हो रहा होगा, होने वाला हो रहा होगा, मैं उस ट्रैक पे चल रही हूँ, नहीं आए तो नहीं आए। नो, इवन इफ द प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर सो दैट वो आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे ताकि आपके पीरियड्स आ जाए, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब 2 महीने 3 महीने हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया पीरियड ना आने पे, तो जब फिर इतने टाइम बाद पीरियड आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत दिन ब्लीडिंग चलती है। तो आमतौर पे हम देखते हैं लेडीज आती हैं कि मेरे को 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा पहला सवाल फीमेल को यही होता है कि ओके 1 महीने से हो रही है, पर ये आए कितनी देर बाद है? क्योंकि इट इज़ वेरी यूजुअल कि 40 प्लस में या 45 प्लस में पीरियड्स लेट आते हैं और फिर बहुत लंबे चलते हैं और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, और वो फिर अब नॉर्मल नहीं है। अब क्योंकि इतनी देर बाद आए हैं तो they can be heavy and they can last for a long time, and there is no short way to shorten the period or decrease the amount of bleeding in this case. इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने नोटिस किया है कि 15 दिन ऊपर हो गए हैं और मेरे को ब्लीडिंग नहीं हुई है, प्लीज गो टू द डॉक्टर सो दैट आपको वो मेडिसिन दी जाए जिससे कि विड्रॉल ब्लीड हो जाए, ताकि ये जो चीज़ है बहुत लंबा ब्लीडिंग चलना और बहुत हैवी ब्लीडिंग होना ये ना हो या इसकी संभावना कम हो जाए, और उसके बाद से आप मेंस्ट्रुअल कैलेंडर अपना मेंटेन करना शुरू कीजिए। उसके अलावा और क्या हो सकता है? समटाइम्स फ्रीक्वेंट पीरियड्स, यानी कि 15-15 दिन पे पीरियड्स आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये अज्यूम करके ना बैठें कि ये मेनोपॉज के सिम्टम है, चलो कोई बात नहीं, कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज फ्रीक्वेंट पीरियड्स कैन बी ड्यू टू सम अदर कॉज एंड नॉट मेनोपॉज। सो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, दूसरे कॉजेज रूल आउट करने दीजिए डॉक्टर को कि कोई और कारण तो नहीं है जल्दी पीरियड्स आने का या 15-15 दिन पे पीरियड्स आने का। जब डॉक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये संतुष्ट हो जाएं कि नहीं कोई और कारण नहीं है, यानी कि कोई फाइब्रॉइड्स, कोई पॉलिप्स, कोई आपकी सर्विक्स पे कोई लीजन ऐसा नहीं है जो कि ऐसे इंटरमीडिएट ब्लीडिंग का कॉज है, जब ये सारे कॉजेज रूल आउट हो जाएं तो हम लास्ट में पर्टेन करेंगे कि इट कैन बी ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन, अ पेरीमेनोपॉजल फ्लक्चुएशन, जिसको कि फिर हम एक राइट वे में हॉर्मोन्स दे के ट्रीट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने बोला फाइब्रॉइड्स। अब आपके अल्ट्रासाउंड पे अगर कोई 2 मिलीमीटर फाइब्रॉइड, 3 मिलीमीटर फाइब्रॉइड, 1 मिलीमीटर का फाइब्रॉइड आ गया तो वो इस तरह की ब्लीडिंग का कॉज नहीं होता। It will be only big fibroids, more number of fibroids which can cause bleeding disorder. So ये बात भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? So कहने का मतलब है जब हम इस पेरीमेनोपॉजल या इस एज में हैं और हमने नोटिस किया कि हमारे पीरियड्स का साइकिल गड़बड़ हो रहा है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल कैलेंडर रखना है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरे पीरियड्स लेट आ रहे हैं कि जल्दी आ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली डॉक्टर को कंसल्ट करना। थोड़ा सा लेट आके अपने आप पीरियड आ रहे हैं, नो नीड टू डू एनीथिंग। ज़्यादा लेट हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाइए। बहुत ज़्यादा देर तक वेट ना करते हैं। तो ये 2-3 कॉमन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और हमेशा जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंट पीरियड्स और हैवी ब्लीडिंग, इन 2 में तो हमें बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं बरतनी, डॉक्टर को मिलना ही मिलना है ताकि दूसरे कॉजेज रूल आउट हो सके। और लास्ट में हमने इसको अपने मेनोपॉजल हार्मोनल फ्लक्चुएशन का रीजन देना है। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी, इन केस आपको मेनोपॉज हो गया है, यानी कि 1 ईयर आपको पीरियड्स बंद हो गए, 1 ईयर तक कोई पीरियड नहीं आया,
वी विल अज्यूम कि आपको मेनोपॉज हो गया है, बिकॉज 3 months 4 months के लिए पीरियड ना आना इज नॉट मेनोपॉज। अनलेस यू स्टॉप योर पीरियड्स फॉर फुल 1 year, कि पूरा 1 साल आपको एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं आया, तो हम उसको मेनोपॉज मान लेते हैं। और 45 प्लस पे 1 year तक पीरियड बंद रह जाएं तो हम इसको मेनोपॉज मानेंगे। और उसके बाद अगर कभी भी आपको स्पॉटिंग भी होती है तो हम उसे पीरियड नहीं मानेंगे, हम उसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मानेंगे। अगर यंगर एज ग्रुप में 6 months 7 months 8 months या इवन 1 year भी पीरियड बंद रहा तो हम उसको मेनोपॉज नहीं मानते, हम कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि पीसीओडी या प्रीमेच्योर मेनोपॉज या एनी अदर हार्मोनल डिसऑर्डर जो कि ऐसे 1 year का एमेनोरिया या 1 year का मिस पीरियड कॉज कर सकता है, जैसे हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स और एबीसी, बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं। बट अगर 45 प्लस पे 1 year तक पीरियड बंद रह जाए तो उसे मेनोपॉज माना जा सकता है। और फिर उस 1 year बंद रहने के बाद अगर आपको जरा सी भी ब्लीडिंग हुई है तो उसे एक नॉर्मल पीरियड मानकर कि ओके चलो मेरे को आ गए होंगे पीरियड 1 year के बाद, या थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई होगी, रिलैक्स वे में घर नहीं बैठना, हमें इमीडिएटली एक गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करना है, क्योंकि दैट इज नॉट अ पीरियड, दैट इज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग विच हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। यानी कि अगर 1 year पीरियड एल्डरली एज ग्रुप में यानी कि 45 प्लस पे मेनोपॉज होने के बाद आपको जरा सी भी ब्लीडिंग होती है तो सारे टेस्ट करवाएं, यानी कि अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, पैप स्मीयर और सर्वाइकल बायोप्सी। ये 4 टेस्ट बहुत 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 जरूरी हैं। इन टेस्टों से डरना नहीं है कि मेरे इन टेस्टों में कोई बीमारी आ गई तो मैं क्या करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो टेस्ट ना करवा के हम बीमारी से छुप नहीं सकते, उल्टा हम एक मौका दे रहे हैं उस बीमारी को अपनी बॉडी के अंदर बढ़ने। और अगर कोई, भगवान ना करे, अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी हमारे अंदर बन रही है और हमने उसे डर के मारे डिटेक्ट नहीं करवाया, टेस्ट नहीं करवाए, सिंपली डर के मारे, तो हम अपने आप को कैंसर के पाथ पे और ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं। और ये बात सबको पता है कि कैंसर जितना एडवांस होगा उतना ही उसका ट्रीटमेंट मुश्किल और असंभव होता है। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द लेडीज इज, अगर 1 year तक आपको पीरियड्स बंद रह चुके हैं और आपकी एज 45 से ज्यादा है तो किसी भी ब्लीडिंग एपिसोड को इग्नोर ना करें और पैप स्मीयर, सर्वाइकल बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी और एक अल्ट्रासाउंड को से भी डरे ना और एकदम जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ये 4 टेस्ट करवाएं। सो आई थिंक आई हैव मेड वेरी क्लियर कि जब मेनोपॉज के दौरान या पेरीमेनोपॉजल पीरियड में कौन कौन सी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी पे हमें डॉक्टर को मिलना है और कौन सी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी पे हमने सिर्फ मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना, राइट? अब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के बाद जो सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली हमें स्टार्ट ऑफ मेनोपॉज में फील होने शुरू होते हैं वो हैं हॉट फ्लशेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये सब सिम्टम्स भी हमें अपने मेनोपॉज के स्टार्टिंग वाले फेज में एक्सपीरियंस होने लगते हैं। अब अगर ये सिम्टम्स माइल्ड है यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे, हॉट फ्लशेस आपको वंस इन अ वाइल आते हैं, या that depressive feeling, irritability is not causing any
imbalance in your day-to-day life, in your family life, in your personal mental well-being. So you can just be rest assured and not do anything. But if or when these symptoms increase in frequency to an extent कि आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही है, आपकी फैमिली लाइफ डिसरप्ट हो रही है, आपकी मेंटल वेलबींग डिसरप्ट हो रही है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं. कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट. बहुत अच्छी मेडिकेशन आती है जिससे कि ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं. पर ये मेडिकेशन डॉक्टर के थ्रू ही प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, क्योंकि और कोई भी ऐसी दवाई ना लें जिसके ऊपर नाम और कंटेंट नहीं लिखा हुआ. कोई भी आपको देसी दवाई कहकर कि ये दवाई खा लो, इससे ये सिम्टम्स कम हो जाएंगे, कोई भी ऐसी मेडिकेशन या कोई भी ऐसी चीज़ ना ले जिसके ऊपर उसका कंटेंट नहीं लिखा हुआ. क्योंकि मेडिकेशन हम ले सकते हैं, बट उसको एक तरीके से लेना ज़रूरी है. अब वी ऑल नो कि ये सिम्टम्स हो क्यों रहे हैं, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसीज. तो बेसिकली ईस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन कर देने से ये सिम्टम्स को काफ़ी अच्छे से रोका जा सकता है या ये टॉलरेबल हो जाते हैं. अब हम प्लेन ईस्ट्रोजन नहीं ले सकते. प्लेन ईस्ट्रोजन अनइंटरप्टेड लेने से कुछ हार्म्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं. इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी दवाई को जिसपे उसका नाम नहीं लिखा मत लें और डॉक्टर की गाइडेंस से लें. कुछ ऐसी मेडिकेशंस आती हैं जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फाइटोइस्ट्रोजेंस का काम करते हैं, यानी कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए ऐसे पदार्थ जिनमें कि ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, वो लेने से हमारे बॉडी में वो एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी सिक्रीट होती है और जिससे कि ये सारे सिम्टम्स जो कि लैक ऑफ ईस्ट्रोजन से हो रहे हैं वो थोड़े कम होने शुरू होते हैं. अब कुछ फीमेल्स को ये फाइटोइस्ट्रोजेनिक कॉम्पोजिशन से काफ़ी फायदा मिलता है, और जब ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्ली फेज में है, तब फाइटोइस्ट्रोजेंस बहुत फ़ायदा देते हैं. फाइटोइस्ट्रोजेंस कैप्सूल्स के फॉर्म में भी आते हैं और कुछ डाइटरी चीज़ों में भी पाए जाते हैं जो कि आप अपनी डाइट में जिनकी मात्रा बढ़ा सकते हो. पर अगर बहुत ज़्यादा सिवियर हो, फाइटोइस्ट्रोजेनिक कॉम्पोजिशन से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप HRT भी ले सकते हैं. पर वो HRT डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होनी चाहिए. ओनली ईस्ट्रोजन बिल्कुल भी नहीं लेना. ऐसे टैबलेट्स आती हैं जिनमें वेरी लो डोज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड एक ही टैबलेट में होती है. ऐसी टैबलेट्स हम बहुत सेफली ले सकते हैं, क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन को हम प्रोजेस्टेरॉन के साथ दे रहे हैं तो जो मैंने बोला कि इसके नुकसान होते हैं वो नहीं होंगे. प्लेन ओनली ईस्ट्रोजन लेने से हमें नुकसान हो सकते हैं. इसलिए जब भी हमने HRT लेनी है, it has to be a combination of estrogen and progesterone. So, whenever you are being given any medication, read the content. Estrogen has to be with progesterone if you are taking it to get relieved of your menopausal symptoms. So, ये दवाइयाँ लेने से कतराएं ना, ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं. और अगर ये सारे सिम्टम्स आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो डोंट हेजिटेट, गो अहेड, मीट अ डॉक्टर एंड स्टार्ट टेकिंग दिस मेडिकेशन. इसके अलावा जो एक कॉमन कंप्लेंट होती है फीमेल्स की, लैक इन सेक्सुअल ड्राइव एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये चीज़ भी लैक ऑफ ईस्ट्रोजन के कारण होती है. क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी से हमारे वेजाइनल म्यूकोजा में भी ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि वहाँ पे ड्राइनेस होने लगती है, म्यूकोजा की लुब्रिकेशन कम होने लगती है, और हमारे को जो एक फीलिंग होती है आफ्टर ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जो एक ऑर्गेज़म आता है,
वो भी कम होने लगता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन। अब इस चीज को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। अ हार्मोन इज गेटिंग डिक्रीज्ड इन आवर बॉडी एंड दिस इज बाउंड टू कम, बट यस व्हेन इट कम्स एंड ये चेंजेस हमारे लाइफ में आने शुरू होते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ में हस्बैंड के साथ या हमें खुद को भी ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं या एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो सबसे पहले तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये चीज़ होनी है, हम इसे 100% रोक नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। Your partner also has to understand कि it is a natural process। ये एक फीमेल की लाइफ में आने वाली एक स्टेज है जो आनी ही है and your partner has to be considerate about this। But हमारे पास इसके भी हल होते हैं। We have local estrogen creams, but वो हम तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब फीमेल बहुत ज़्यादा एज की होती है और सिवियर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी उनको उनके म्यूकोजा में इतनी सिवियर चेंजेस ले आती हैं कि वो उनको बैठे बैठे भी वो तकलीफ आ रही है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। यूरिन करने जाते हैं तो यू नो दैट एरिया बर्न्स लाइक एनीथिंग एंड जब उनका बैठना चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बर्निंग एंड पेन, देन वी प्रिस्क्राइब लोकल एस्ट्रोजेनिक क्रीम्स जो वो अपने वेजाइनल म्यूकोजा में लगा सकती हैं जिससे कि वो चेंजेस जो वेजाइना में वो रिवर्स हो जाते हैं। बट मिडिल एज में जब हमारी प्रॉब्लम्स इतनी सिवियर नहीं है, दे आर ओनली रिलेटेड टू सेक्सुअल ड्राइव और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वी कैन ट्राई लुब्रिकेंट्स, यानी कि ऐसी जेल्स आती हैं जो कि हम दोनों पार्टनर्स यूज कर सकते हैं जिससे कि एडिक्वेट लुब्रिकेशन हो जाए और हमें इंटरकोर्स के दौरान पेन ना फील हो, ना हो और जिससे कि हमारी सेक्सुअल लाइफ कुछ हद तक ठीक रहती है। सो लुब्रिकेंट्स इज अ गुड ऑप्शन व्हेन द सिम्टम्स आर अर्ली एंड दे आर लेस। इन वेरी एल्डरली लाइक लेट 60s or 70s, these symptoms become very severe. Vaginal burning, इवन कि कई बार म्यूकोजा ब्लीड भी करने लगता है, इतना ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक डेफिशिएंसी से म्यूकोजल चेंजेस आ जाते हैं। इन दोज केसेस हम एस्ट्रोजेनिक क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। सो इन सिवियर केसेस डोंट हेजिटेट टू टेक ओरल HRT। In severe cases of vaginal or atrophic vaginitis, don't hesitate to take vaginal estrogen, but only and only with the guidance of a gynecologist. इसके अलावा जो एक कॉमन चीज़ जो हम नोट करते हैं अर्ली मेनोपॉज में, हमारी बॉडी की शेप में फ़र्क आना है। There is redistribution of fat in the body of the female. We have a tendency of gaining weight in the abdomen, on the waist. ये भी estrogenic deficiency की वजह से होता है। अब weight loss का तो एक ही तरीका है, you have to exercise and you have to control your diet. So when you start noticing these symptoms, tell yourself कि अब समय आ गया है कि मुझे अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे खास ध्यान देना है। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे और वो इतनी जल्दी आएंगे कि फिर वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट इन योर 40s you start working on your diet, eat healthy, do exercise daily. अब एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज डोंट रिजॉर्ट टू जिम्स। जिमिंग वेयर you are running on treadmill or doing extensive cycling, जो ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपकी नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स पे स्ट्रेसफुल होती हैं,
उन एक्सरसाइजेस को अवॉइड करो, क्योंकि समटाइम्स दीज एक्सरसाइजेस अग्रेड द जॉइंट्स, मतलब हमारे जॉइंट्स भी ड्राई हो रहे होते हैं, इसलिए एक्सेसिव उस तरह की एक्सरसाइजेस जो जिम्स में की जाती हैं उनसे कई बार हमारे जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं। सो आई वुड रेकमेंड योगा, कि ऐसे योगा आसन्स या एक्सरसाइजेस कीजिए जो स्पेसिफिकली आपकी बैक, आपकी पेल्विस, आपकी बोन्स और जॉइंट्स को डायरेक्टेड हो। एवरी फीमेल आफ्टर द एज ऑफ 40 should start doing yoga dedicated to back, pelvic region, hips, the gluteal muscles and your bones and joints, because हम योगा से जो अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं, वो हमें बहुत लंबे टाइम तक फायदा देता है। क्योंकि देखिए हमारी जो मसल्स हैं वो उनमें इलास्टिसिटी होनी ज़रूरी है, और एक एज के बाद हमें उन मसल्स पे और उन बोन्स पे वर्क करना पड़ेगा, तभी उनमें वो इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी। अगर हम उन पे काम नहीं करेंगे तो वो रिजिड होते जाएंगे और बैक एक्स इन डिफरेंट जॉइंट्स रेडिएटिंग टू लेग, हिप में दर्द है, टांग में जा रहा है, बैक में दर्द है, बैठना मुश्किल है, लेटना मुश्किल है, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में धीरे धीरे बढ़ेंगी। सो योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क। सेकेंडली डाइट में रिजॉर्ट टू नेचुरल फूड। हैव अ लुक एट योर डेली डाइट कि आप अब तक क्या खाते आए हैं, किस तरह का खाना खाते हैं। So honestly have a look on your daily diet and just see, is there enough fruit, is there enough raw and semi cooked vegetables, is there enough protein in your diet? क्योंकि जब तक हम 40 years के हैं हमारी बॉडी में इतने रिजर्व्स होते हैं कि हम एक बैलेंस्ड डाइट नहीं भी खा रहे तो हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं होता। बट 40 के बाद स्पेशली इन विमेन वेयर टिश्यूज आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय लैक ऑफ ईस्ट्रोजन, हमें हमारी डाइट पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो बेसिकली यू हैव टू इंश्योर कि आप फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं ताकि सोडियम पोटेशियम जैसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सोडियम पोटेशियम क्रोमियम सेलेनियम, जो हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए वो हमें मिले। रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि ओवर कुक्ड ना हो। आप जैसे भी दाल सब्जी बनाते हैं एटलीस्ट एक पोर्शन डे में आपका ऐसा वेजिटेबल्स का होना चाहिए जहाँ पे वेजिटेबल्स के जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। जस्ट बॉयल देम, जस्ट सॉटे देम एंड ईट, ताकि हमने उनके जो नेचुरल न्यूट्रिशन है उसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया। तीसरी चीज़ प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी मसल वेस्टिंग एज के साथ शुरू होगी उसको अवॉइड करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए we have to increase the amount of protein in our diet। और वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं? एग इज नॉन वेजिटेरियन। पनीर, स्प्राउट्स, राजमा, रोंगी, सोया। So these are a few sources of vegetarian sources of protein, and soya is very very important in the menopausal period because इसमें कुछ फाइटोएस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी भी होती है। तो इंक्रीज women in their perimenopausal or menopausal age group should increase the content of soya in their diet. You can eat soya in the form of सोया का आटा, सोयाबीन की बड़ी मिलती है, उसकी सब्जी, सोया सोया चाप और whatever way, सोया मिल्क, सोया पनीर। Increase the content of soya in your diet.
इसके अलावा some kind of seeds like flax seed, which is a very good source of calcium, pumpkin seeds, sunflower seeds and sesame seeds, यानी कि तिल जिसे हम कहते हैं, ये सारे सीड्स भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाने जरूरी है। यूजुअली ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्स्ट 14 डेज में have flaxseed and pumpkin seeds daily, और the next 14 days में have sesame seeds and sunflower seeds daily. So ये चीजें भी हमारे को हेल्प करती हैं. So increase the intake of natural foods and decrease the intake of processed food. A simple instruction from my side. इसके अलावा जो हमारे को मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सब हो रहा है, इनको हैंडल करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि इस एज में हमें खुद ही अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा. थोड़ा सा टाइम दिन में, चाहे आधा घंटा, आप अपने लिए जरूर निकालें. बच्चे, करियर, प्रोफेशन, काम, खाना, सफाई, इन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल कर अपनी सेल्फ केयर को डिवोट कीजिए. ऑयल योर हेयर, अप्लाई फेस पैक्स, डू एक्सरसाइजेस, look at yourself in the mirror. Just spend some time pampering yourself. It is very very important. पर उस टाइम पे सब कुछ शट कर दीजिए. किसी के बारे में ना सोचिए, किसी काम के बारे में ना सोचिए, और सिर्फ थिंक. अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनिए और साथ साथ अपनी सेल्फ केयर कीजिए. कुछ आपको जो भी अच्छा लगता है, whatever suits you, just be in that environment for half an hour to 1 hour. That varies from person to person and the environment and the circumstances we are in. चाहे आप एक विलेज में रहते हो, चाहे आप एक अर्बन सर्कमस्टांसेस में रहते हो, अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हो, आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, आपकी बॉडी में चेंजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज फैक्ट्स आनी है. सो हर औरत सोचे कि उसको किस चीज में सुकून मिलता है, और दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर उस एनवायरनमेंट में अपने आप को रखे और उस थॉट प्रोसेस में अपने आप को रखे. इसके अलावा आई वुड से कि you must also start pursuing some hobby. Just think कि आपको कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. शायद कोई ऐसा काम जो आपने बहुत सालों से किया ही नहीं, आप भूल गए हो. In taking care of your family, in pursuing your career, बच्चे, all this chaos में आप कुछ ऐसा जो आप पहले करते थे या आपको लगता है कि you would enjoy doing. Think about one activity which gives you relaxation, जिसको करके आप खुश होते हो, आप हंसते हो, आपके फेस पे स्माइल आती है. ऐसी कोई एक्टिविटी सोच के करनी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि all these things have a positive effect on your state of mind. I know it is very very difficult to do than to lecture. I am also in this same age group. So we have to counsel ourselves. Maybe आज हम अपने आप को कहेंगे पर हम करेंगे नहीं, कल हम फिर अपने आप को कहेंगे पर करेंगे नहीं. पर अगर ये बात हमारे माइंड में होगी तो कोई वो दिन जब ये इमोशंस हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहे होंगे, we will realize कि ये सब एक फेज है मेरी लाइफ का, and I know how to get out of it, and that day maybe you will try it. So the knowledge of all these things is important, ताकि अपने lows में you know why it's happening, you know it is not the end of the world, nothing is going to fall apart.
you have to bring yourself out of this. So because अगर आप समझते हो कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत जरूरी हो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इस एज में हम अगर अपने आप को टाइम देंगे तो हम अपने साथ अपनी फैमिली को भी बेनिफिट दे रहे हैं। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स which we encounter in menopause, and this is what I wanted to share how to handle. अब जैसे जैसे हम इस जर्नी में, इस मेनोपॉज के फेज में एज के साथ आगे जाते जाएंगे, हमारी मेडिकल इश्यूज भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉइंट प्रॉब्लम्स, और कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर, हार्ट इश्यूज। सो अगर हम अपने अर्ली 40s से अपनी हेल्थ को ध्यान में रखेंगे तो जो ये इस तरह के मेडिकल इश्यूज हैं जो शायद जेनेटिकली बाउंड हैं हमारे को होना, हम उनको भी डिले कर सकते हैं और उनको भी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, जिससे कि हम अपना बहुत ज़्यादा डैमेज ना करें। और इस एज में हमें अपने कुछ टेस्ट रेगुलरली करवाने चाहिए, जैसे कि अपना बीपी वंस इन अ व्हाइल चेक करवाइए, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, बिकॉज बीपी हाई होने के कोई सिम्टम्स नहीं होते। यू हैव टू ओनली गेट इट मॉनिटर। हेडेक होता है तो मुझे पता चल जाता है मेरा बीपी हाई है, नहीं, हमें सिम्टम की इंतजार नहीं करनी है। समटाइम्स कोई बहुत मेजर बड़ा सिम्टम ही हमें बताएगा कि हम हाइपरटेंसिव हैं, हमें उस क्षण की वेट नहीं करनी है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक, वंस इन 10 days, और जैसे जैसे एज बढ़े बीपी वैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं, ताकि अगर ब्लड प्रेशर हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हम टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करके एक रेगुलर एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, ब्लड शुगर। अगर स्पेशली अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि फादर की साइड पे, मदर की साइड पे किसी को भी डायबिटीज है, तो हमें अपने शुगर लेवल्स बहुत रेगुलरली चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएं अगर हमारे शुगर लेवल्स डिक्रीज हो रहे हैं, ताकि हम उसे अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकें और अगर रिक्वायर्ड है तो मेडिसिन से कंट्रोल कर सकें। तीसरी चीज है पैप्समियर अल्ट्रासाउंड। ये हम वंस इन अ ईयर करवाते रहना चाहिए, स्पेशली इन फ्रॉम 40 to 50 की एज में हमें एक अल्ट्रासाउंड और एक पैप्समियर साल में एक बार करवाते रहना चाहिए। सो अगर हम ये 3-4 टेस्ट अपने साल में और मंथली, डिपेंडिंग ऑन जो भी इस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, करवाते रहेंगे, तो हम अपने आप को बहुत जल्दी हमें वार्निंग साइंस मिल जाएंगे कि व्हाट इज गोइंग टू कम एंड वी कैन हैंडल इट वेल। सो these are the main things which I wanted to highlight. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या ये हमारी लाइव की जो वीडियो है ये हमारे पेज पे भी पोस्ट होगी। आप उस वीडियो के कमेंट्स हम देखते रहेंगे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। आई होप मेरी आज की लाइव वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। सो एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस फेज, बी ready to welcome this phase, because you can handle it very gracefully. There are solutions to severe problems, and you just have to know that this is bound to come. और जो आपकी डिसिप्लिन की बातें हैं, जो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होकर चेंजेस लानी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप
उस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ एक गुड क्वालिटी लाइफ। सो आई होप जो भी बातें आज हमने करी वो सबके लिए इंफॉर्मेटिव होंगी एंड stay tuned to our page to know the topic of our next live video. Thank you very much.